Hello students, so today I will teach you the second part of the political science class 12 chapter 2 the end of bipolarity। इसमें हमने पार्ट 1 में पूरा कवर कर लिया है अपना जितना भी शॉक थेरेपी से ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर था, इससे जो और भी थे व्हाट इज़ सोवियत सिस्टम। अब हमें कहाँ से पढ़ना है, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब आपके एनसीईआरटी बुक में एक और पैराग्राफ दे रखा है जिसका नाम है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स। अब क्या मतलब, जो अब आपको समझ में आ गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी कौन कौन सी थी, कम्युनिज़्म कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ में था। जितनी भी यूएसएसआर की कंट्रीज़ थी, 15 रिपब्लिक्स कंट्रीज़ जो थी, उन सब में क्या था, कम्युनिज़्म था। तो अब क्या शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी आप समझ लो, कोई इसमें शॉक, इसमें कोई करंट की बात नहीं हो रही है। शॉक मतलब है इसमें कि एक तरह से लोगों को शॉक पहुंचा, बहुत ज़्यादा एक तरह से चौंक गए लोग, ऐसी थेरेपी हुई। मतलब थेरेपी आप कह सकते हैं जो मेंटली होती है, लोग सब चौंक गए थे। कहाँ के लोग, जो पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स के थे। कम्युनिस्ट मतलब आप समझ जाओ कि कौन से कंट्री की बात हो रही है, यूएसएसआर की बात हो रही है। यूएसएसआर की जितनी 15 कंट्री के जो लोग थे वो सब बहुत चौंक गए थे। ऐसा क्या हुआ था यूएसएसआर में जब डिसइंटीग्रेट हो रहा था। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड द ईस्ट यूरोप फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन socialist system to a democratic capitalist system which was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as the shock therapy। ओके, तो शॉक थेरेपी है क्या, शॉक थेरेपी की पूरी फुल फॉर्म दे रखी है, वो पूरी डेफिनेशन दे रखी है। आप इसे पूरा अच्छे से याद कर लें क्योंकि पूछी जाती है शॉक थेरेपी 2 या 3 मार्क्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी। ओके, शॉक थेरेपी है क्या। जो मॉडल था ट्रांजिशन मतलब होता है अपने आप को चेंज करना, ट्रांसलेट करना, ठीक है। जो रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप था, ये सब कहाँ की कंट्रीज़ हैं, ये सारी यूएसएसआर की कंट्रीज़ हैं। रशिया भी यूएसएसआर में आता है, सेंट्रल एशिया भी यूएसएसआर में आता है, और ईस्ट यूरोप, आपको पता है ईस्टर्न अलायंस यूएसएसआर की थी और वेस्टर्न अलायंस, यस यू आर राइट, यूएसए की थी, ठीक है। तो ये जो सारी जगहें हैं ये सब यूएसएसआर की थी। तो क्या ट्रांजिशन हुआ था इनका कि ये जो सब कंट्रीज़ थी यूएसएसआर की, इन्होंने अपने आप को अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से, अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम क्या था, सब कुछ किसके हाथ में होगा, अथॉरिटीज़ के, जो गवर्नमेंट है, बड़े बड़े लोग हैं उनके हाथ में होता है, से अपने आप को किस में चेंज कर लिया था, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में। मतलब डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म आ जाएगा सिस्टम में, किसके, इन सारी जो कंट्रीज़ है, रशिया है, सेंट्रल एशिया है, ईस्ट यूरोप है, इन सब में। विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द, और इनकी हेल्प किसने करी थी, वर्ल्ड बैंक, WB इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वर्ल्ड बैंक ने, और IMF, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, इन दोनों ने हेल्प करी थी इन्हें ट्रांसलेट मतलब चेंज करने में, रशिया के जो सारी कंट्रीज़ हैं यूएसएसआर की अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंज होने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी इन्फ्लुएंस करा था और हेल्प करी थी यूएसएसआर की। इसी को हम क्या कहते हैं, केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। यही एक बहुत बड़ी शॉक थेरेपी थी, बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली बात थी, लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। अब क्या है, कैसे सफ़र करना पड़ा, हम आगे पढ़ेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन वॉज ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। और ये प्रोसेस जो ट्रांजिशन का हुआ था, ये किसकी वजह से हुआ था, बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, के जो कम्युनिज्म था, जो सोशलिज्म था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, ठीक है। The third point is there was a need to make a total shift to a capitalist economy which meant रूटिंग आउट। अब क्या इसमें लिखा है कि बिल्कुल एक हमें ना बिल्कुल नीड थी, ज़रूरत थी टोटल शिफ्ट लेने की कम्युनिज़्म से, किस में, कैपिटलिस्ट इकॉनमी में लेने के लिए, जिसका मतलब क्या निकला, which meant rooting out completely any structures evolved during the Soviet period। अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, अब इन्हें चेंज होना है कैपिटलिस्ट इकॉनमी में यूएसएसआर को, तो इन्हें पूरा एक अपने सारे कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्स बदलने पड़ेंगे। क्योंकि इन्हें किस चीज़ की आदत थी, सोवियत की जो यूएसएसआर की जितनी भी कंट्रीज़ थी उन्हें आदत थी कि गवर्नमेंट ही इनको सब कुछ करके देगा, जबकि इन्हें परेशानी थी इन चीज़ों से। लेकिन अब इन्हें खुद अब इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, इन्हें खुद ही अपने लिए जो करना है खुद करना पड़ेगा। तो ये एक तरह का बहुत ज़्यादा शौक था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था उन्हें आगे करना क्या है, कि सब लोग अलग डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि बेलारूस, यूक्रेन और रशिया ने सबसे पहले दिसंबर 1991 में अपने आप को क्या कह दिया था, अपने आप को कह दिया था कि वो क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गया पूरी यूएसएसआर और सब अलग अलग हो जाओ, ठीक है। तो इसकी वजह से बाकी की जो कंट्रीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा चौंक गए सब कि ये कैसे हो सकता है, अब क्या होगा आगे उनका। Now the next point is shock therapy also involved a drastic change in the external orientation of these economics। शॉक थेरेपी एक तो थी स्टैग्नेंट यूएसएसआर की इकॉनमी, ऊपर से शॉक थेरेपी की वजह से क्या हो गई, पूरी बेकार हो गई इकॉनमी
किसकी, यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन की। एक्सटर्नल ओरिएंटेशन मतलब पूरा बहुत बड़ा चेंज आ गया इकॉनमी में, किसकी, सोवियत यूनियन की। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो involved a breakup of the existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc। इसके साथ साथ ही शॉक थेरेपी की वजह से क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया, मतलब सारी जितनी भी उनकी ट्रेड अलाइंसेस थी, जितनी भी कंट्रीज़ के साथ जो और दूसरी कंट्रीज़ होंगे इनके साथ जो वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, वो भी सब ख़त्म हो गई, टूट गई। क्योंकि जब खुद ही जो यूएसएसआर है, सोवियत यूनियन है, वो इतनी परेशानी में है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, बाकी कंट्री सब इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं, तो सोवियत जो सिस्टम है इकॉनमी का वो भी सब स्टैग्नेंट हो गया है, तो वो दूसरी कंट्री के कैसे कोई ट्रेड कर सकता है, तो इसकी वजह से ब्रेकअप हो गया उसका सारी ट्रेड अलाइंसेस से अमंग द कंट्रीज़ ऑफ सोवियत ब्लॉक, और साथ में उन कंट्रीज से भी जो सोवियत से जुड़ी हुई थी, उन कंट्रीज़ के भी जो ट्रेड ब्लॉक था वो भी रुक गया था। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। अब कॉन्सिक्वेंसेज, शॉक थेरेपी की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, क्या क्या परेशानियाँ आईं। So the first consequence is the shock therapy brought ruin to the economies and disaster upon the people of the entire region। ये जो लाइन है, जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 या 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा कि राइट डाउन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। ठीक है, आपको लिखना है शॉक थेरेपी कॉन्सिक्वेंसेज, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको फर्स्ट लाइन में ज़रूर लिखना है। ठीक है, इसका मतलब है जो शॉक थेरेपी है उसने बिल्कुल बर्बाद कर दी थी, रुइन कर दी थी इकॉनमी यूएसएसआर की, और डिसेस्टर अपॉन द पीपल, और एक तरह से पीपल के ऊपर, जो लोग थे यूएसएसआर में रहने वाले, उनके ऊपर एक तरह से डिसेस्टर आ गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं तूफ़ान आ गया था ऑफ द एंटायर रीजन, जितने भी इंटायर रीजन के लोग थे उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता, वो बहुत चौंक गए थे। सिर्फ 3 कंट्री में डिसाइड हुआ, बाकी की जो 12 कंट्रीज़ थी उन्हें पता ही नहीं था कि ये डिसइंटीग्रेट हुआ है यूएसएसआर, क्योंकि तीनों ने मिलकर, रशिया, बेलारूस और यूक्रेन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ द वैल्यू ऑफ द रशियन करेंसी रबल। आपको याद रखनी है कि रशिया की जो करेंसी है वो कौन सी है, रबल। दिस इज ऑल्सो जनरल नॉलेज क्वेश्चन। डिक्लाइन ड्रामेटिकली। तो क्या हुआ, जो रशिया की जो करेंसी थी रबल, वो क्या हो गई, वो डिक्लाइंड हो गई ड्रामेटिकली। जो रबल की वैल्यू है वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि एक तो पहले से उसकी इकॉनमी स्टैग्नेंट थी, ऊपर से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, सारी कंट्रीज़ अलग अलग हो गई, जितनी भी उन्हें इकॉनमी ब्रेकअप जो ट्रेड कर रहे थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो भी सब ख़त्म हो गया। इसकी वजह से जो रशिया की करेंसी की जो वैल्यू थी वो भी डिक्रीज़ हो गई। पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स ड्यू टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब क्या है, जब किसी करेंसी की वैल्यू, जब किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू जब डिक्रीज़ हो जाती है तो इन्फ्लेशन, जो महंगाई होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, जो पीपल थे, उन्होंने, जितने भी लोग थे रशिया में रहने वाले, उन सबकी जो सेविंग्स थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि ड्यू टू द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन महंगाई जो थी वो बढ़ गई, और उन्हें सर्वाइव भी करना था, खाने को भी चाहिए, अगर कोई बीमार हो तो उसे हेल्थ भी चाहिए, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ भी चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ द गवर्नमेंट विड्रॉ सब्सिडीज़ विच पुश्ड लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी। और गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, सारी जो अपनी सब्सिडीज़ थी वो भी छीन ली, जो भी उन्होंने घर दे रखा था गवर्नमेंट ने, और हम कह सकते हैं क्या क्या दे रखा था, हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रखी थी, फूड का जितना भी जो भी खर्चा था वो सब गवर्नमेंट ही उठा रही थी लोगों का, तो सब क्या कर लिया, सब गवर्नमेंट ने अपना विड्रॉ वापस ले लिया। तो उसकी वजह से जो क्या हो गया, जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, जो लोग थे यूएसएसआर के, वो इनटू पॉवर्टी की तरफ चले गए, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट का रोल रहा, जब तक जो यूएसएसआर था वो सोशलिज़म आइडियोलॉजी मानता रहा, कोई भी लोग वहाँ पे ना अमीर था ना गरीब था, सारे जो लोग थे वो एक ही जैसे लेवल के थे, चाहे वो मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो, सबके लिए एक जैसी सुविधाएं, सब्सिडीज़ थी। एक नीचे और लाइन लिखी है इसके कि द मिडिल क्लासेस वर पुश टू द पेरीफेरी ऑफ द सोसाइटी। और जो मिडिल क्लास लोग थे वो तो बिल्कुल ही पेरीफेरी ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी के बिल्कुल कोने में हो गए, इतने गरीब हो गए, उनके पास सर्वाइव करने तक के पैसे नहीं रहे। Now the next consequences is the construction of democratic institution was not given the same attention and priority as the demands of the economic transformation। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, वो ना तो सेम अटेंशन और प्रायोरिटी दे रहा था डिमांड, जो इकोनॉमिक की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी था। ठीक है, जब कोई कंट्री, जब सारी जो 15 कंट्रीज़ हैं ये सब अलग हो रही हैं, तो कौन इकनॉमी को देखता, कौन कुछ करता, कंस्ट्रक्शन करता। आधे लोग डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, आधे लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए, और ज़्यादातर लोग क्या चाह रहे हैं कि कैपिटलिज्म आ जाए,
कोई भी तैयार नहीं है कि सोशलिज्म रहे, तो इसमें गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती थी उस टाइम पे। तो इस सब की वजह से क्या हुआ, किसी भी चीज़ को कोई अटेंशन मिल ही नहीं पाई, चाहे वो इकनॉमी कोई जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे यूएसएसआर की, तो कुछ ध्यान दे ही नहीं पाई, ना इकनॉमी पे दे पाई, ना किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे पाई। Now the next point is most of these economies, especially Russia, started reviving in year 2000। तो क्या हुआ, अब जब 1991 में आपको पता है रशिया जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया, ख़त्म हो गए सब, जो कंट्रीज़ थी वो सब अलग अलग हो गई। तो उसके बाद इनकी इकॉनमी को फिर से सही होने में, डेवलप्ड कंट्री फिर से बनने में, जी पहले तो डेवलप थी जब ये सब यूएसएसआर की कंट्रीज़ में मर्ज हुई हुई थी, लेकिन उसके बाद ये सब गरीब हो गई क्योंकि इन सब का जो इकनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई, जैसे हमने पहले सब पढ़ रखा है। तो उसके बाद इन्हें टाइम लगा फिर से, जिससे अपनी जो इकॉनमी थी उसे फिर से ठीक कर सके, रिवाइव कर सके। तो रशिया की जो इकॉनमी थी वो कब ठीक हुई, 2000 जो ईयर था उसमें जो रशिया की इकॉनमी थी वो फिर से रिवाइव हो गई। 10 years आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, 10 साल जब हो गए, जब हुई, क्योंकि 1991 में हुई और 2000 ईयर में उसकी जो रशिया की इकॉनमी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई जैसे पहले थी। द रीज़न फॉर द रिवाइवल वॉज द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। अब आपको एक बात याद रखनी है कि रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं ग्रैंड एक्सपोर्टर है किस चीज़ का, नेचुरल रिसोर्स। रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाई जाती है, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि रशिया ने इतनी जल्दी 10 सालों में ही कैसे रिवाइव कर ली, अपनी इकॉनमी फिर से जैसी पहले थी वैसी बना ली। तो बिकॉज ऑफ कि रशिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज़ को, क्या, ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स। इसकी वजह से वो जल्दी से जो उसकी इकॉनमी थी वो रिवाइव हो गई। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं कि लास्ट टॉपिक रह गया इसका, शॉक थेरेपी का क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, लास्ट वाला। शॉक थेरेपी इन्वॉल्व प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट फर्म्स एमरजेंस, complete switch over to free trade and foreign direct investment, financial opening up, currency convertibility as well as breakup of existing trade alliances। तो क्या है, शॉक थेरेपी जो है वो इन्वॉल्व करता है कि प्राइवेटाइजेशन हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब, प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है प्रॉपर्टी का, कि जो प्रॉपर्टी पे जो रोल है, कंट्रोल है, वो किसका हो, सिटीज़न का हो। मतलब सिटीज़न बेच सकता है किसी और सिटीज़न को, या फिर क्या कर सकता है कि कोई भी मतलब गवर्नमेंट का मतलब अधिकार या रोल ना हो, उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और साथ में प्राइवेट फर्म भी किसकी होंगी, जो फर्म्स इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसकी होंगी, सिटीजन्स की होंगी, जो लोग रह रहे हैं उनकी होगी, गवर्नमेंट की नहीं होंगी। एमरजेंस मतलब शॉक थेरेपी ने क्या क्या इन्वॉल्व करा कि प्राइवेटाइजेशन हो प्रॉपर्टी का, प्राइवेट फर्म्स एमरजेंस हो, साथ ही में कंप्लीट स्विच ओवर टू फ्री ट्रेड, और साथ ही में कंप्लीट स्विच आ गया कि फ्री ट्रेड कर सकता है कोई भी व्यक्ति हमारे इंडिया मतलब कंट्री में आकर, किसी भी कंट्री में जाकर फ्री ट्रेड कर सकता है। और साथ ही में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अपनी जो मतलब सेविंग्स है उसे इन्वेस्ट कर सकता है किसी और फॉरेन कंट्रीज़ में। ठीक है, साथ में फाइनेंशियल ओपनिंग अप मतलब है कि पैसे कमाने के एक ज़रिए को कहते हैं फाइनेंशियल ओपनिंग अप। करेंसी भी कन्वर्ट कर सकता है अपनी, जैसे अगर मैं इंडिया में रह रही हूँ और मुझे कहीं घूमने जाना है बाहर, या मैं किसी काम से जा रही हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी जहाँ किसी और जो मैं फॉरेन कंट्री में जा रही हूँ उसमें अपनी जो करेंसी उसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, एज वेल एज बैकअप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज। और साथ ही साथ क्या हुआ, जो शॉक थेरेपी में जितनी भी कंट्रीज़ की जो ट्रेड अलायंसेस थे जिससे वो ट्रेड कर रही थी, वो सब तो टूट गई थी, ब्रेकअप हो गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि फिर से वो जो कंट्रीज़ थी जिनके साथ यूएसएसआर की जो कंट्रीज़ थी वो ट्रेड करती थी, वो बाद में फिर से ऐसी हो गई। अमंग द कंट्रीज़ ऑफ सोवियत ब्लॉक, सोवियत की सारी ब्लॉक्स के साथ उनकी कंट्री, और जो बाकी कंट्रीज़ जैसे रशिया, जो पूरा यूएसएसआर था उसमें 15 कंट्रीज़ थी, और वो 15 कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ भी जो ट्रेड करती थी वो भी फिर से चालू हो गया। जैसे रशिया बेलारूस के साथ करती होगी फॉर एग्जांपल, या बेलारूस यूक्रेन के साथ, कजाकिस्तान के साथ, ऐसे। ठीक है, टू मेंटेन रिलेशंस डायरेक्टली विद द वेस्ट, और साथ ही साथ उन्होंने क्या करा, अपने जो रिलेशंस हैं उन्हें वेस्ट के साथ भी अच्छा बनाया। अब आपके क्वेश्चन होगा माइंड में, वेस्ट कौन, तो वेस्ट से आप समझ जाओ यूएस की बात हो रही है। ठीक है, तो यूएस जब डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर, तो उन्होंने अपने जो लड़ाई थी यूएस के साथ वो ख़त्म कर दी, और एक अच्छा रिलेशन मतलब एक ठीक ठाक रिलेशन बना लिया यूएस के साथ, और उसके साथ ट्रेड सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़
टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। अब क्या टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स हुई बाद में डिसइंटीग्रेट जब हो गए सारे जो यूएसएसआर की कंट्रीज़ थी, जब वो अलग हो गई, फिर भी क्या टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स हुई बाद में उसके, ठीक है। इन सारी कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। अब हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स हुई हैं। There were tensions and conflicts in most of the former Soviet republics, and many have had civil wars and insurgencies. अब बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में, मतलब जब ये सब अलग हो गए फिर भी इन कंट्रीज़ में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट रही। और बहुत कंट्रीज़ में तो ऐसा हुआ कि सिविल वॉर हुआ है, मतलब दो कंट्री में जो वॉर होता है या फिर कंट्री के अंदर जो वॉर होते हैं वो सब भी हुए, और इंसर्जेंसीज भी हुई। इंसर्जेंसीज मतलब बाद में जब सिविल वॉर हो जाता है तो एमरजेंसी लगा देनी कंट्री में। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ इन रशिया 2 रिपब्लिक्स चेचन्या एंड दागिस्तान हैव हैड वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट्स। रशिया में 2 रिपब्लिक्स की, 2 कंट्रीज़ की वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट हुए थे। वायलेंट सेशनिस्ट मतलब ऐसे मूवमेंट्स जिसमें लड़ाई भी हो गई थी, ठीक है। वो किस किस के 2 कौन सी कंट्रीज़ थी, चेचन्या और दागिस्तान में हुई थी, ठीक है। तो आपको याद रखनी है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रशिया की ऐसी कौन सी 2 रिपब्लिक्स थी, उसका नाम बताओ जिसमें वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट्स हुए थे। तो चेचन्या और दागिस्तान। और आपको याद रखना है कि चेचन्या और दागिस्तान भी क्या थी, यूएसएसआर के साथ मर्ज थी जब वो पूरा एक सोवियत यूनियन सिस्टम था। तो रशिया, चेचन्या, दागिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और भी मतलब सारी 15 कंट्रीज़ हैं। और जब 1 मार्क्स की कुछ सीरीज़ में स्टार्ट करूँगी क्वेश्चंस की तो मैं पूरी टोटल 15 कंट्रीज़ यूएसएसआर में जो मर्ज थी उसके पूरे नाम आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आपको याद रखना चेचन्या और दागिस्तान भी यूएसएसआर के अंदर मर्ज थी। अब इसमें एक और कंट्री का नाम आ रहा है जो यूएसएसआर के साथ मर्ज थी, ताजिकिस्तान, ठीक है। विटनेस्ड अ सिविल वॉर फॉर ऑलमोस्ट 10 years टिल 2001। द रीजन हैड मैनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ताजिकिस्तान जब अलग हो गया, मतलब सारी कंट्रीज़ अलग हो गई थी, तो जो ताजिकिस्तान था उसमें सिविल वॉर चला है ऑलमोस्ट 10 सालों तक, ठीक है। 1991 जब डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर तो ताजिकिस्तान तो अलग हो गया, तो 2001 तक इसमें क्या चला है, 1991 से 2001 मतलब पूरे 10 साल तक सिविल वॉर चला है। द रीजन हैड मैनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसके रीजन्स मतलब रीजन्स की वजह से चला है कि मतलब जगहों की वजह से किसी कंट्री के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल एशिया टू बिकम अ जोन ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। जो सेंट्रल एशिया था ये भी यूएसएसआर का पार्ट था जब, तो ये क्या बन गया था, ये जोन बन गया था कंपटीशन का, वो भी आउटसाइड पावर्स के लिए। मतलब जो दूसरी जो बाहर की पावर्स थी, जो बाहर की कंट्रीज़ थी उसके साथ इसका कंपटीशन चलता था। और किसके साथ चलता था, ऑयल कंपनीज़ के साथ, ठीक है। अब है इसमें शेजोलाविया किया, ठीक है, शेजोलावाकिया, ठीक है। आपको ये नाम याद रखना है। इसे हम ना वैसे पढ़ते हैं, CH जो होता है इसे हम जब हम रशियन लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो इसे हम Z करके पढ़ते हैं, शेजोस्लावाकिया, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है ना। वॉज डिवाइडेड इंटू 2, ये जो था ये 2 में डिवाइड हो गया था। और आप इसके ईजीली नाम याद रख सकते हो कि 2 कौन से में डिवाइड होता, द शेज एंड द स्लोवक्स, ठीक है। इसका नाम ही यही है, देखो शेज ये हो गया पूरा मिलके और स्लोवक्स इसका नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि ये जो डिवाइड हो गया था 2 में, थस फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, और ये दोनों ही फिर इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई, एक शेज बन गई और एक स्लोवक्स बन गई, ठीक है। और पहले ही क्या था, ये शेजोस्लोविया का था, ठीक है, आपको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ यूगोस्लाविया broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina declaring independence। अब जो यूगोस्लाविया था उसकी कितने सारे हिस्से हो गए आप ये देख सकते हो। यूगोस्लाविया के देखो कितने हो गए, फिर इसके अलग अलग प्रोविंसेस बन गए। प्रोविंसेस किसे कहते हैं, जिसमें राजा का मतलब रोल होता है, जहाँ पे राजा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्रोशिया इसमें क्या पार्ट्स कितने बन गए, सेवरल प्रोविंसेस। क्रोशिया यूगोस्लाविया से कितने बने, 1 2 3 4 बने। तो क्रोशिया हो गया एक, और एक 5th खुद ही एक यूगोस्लाविया था, तो 5 बने, ठीक है। यूगोस्लाविया से क्रोशिया बना, स्लोवेनिया बना, बोस्निया बना और हर्जिगोविना बना, ठीक है। डिक्लेयरिंग, और इन सब 5 ने अपने आप को, मतलब यूगोस्लाविया तो था इंडिपेंडेंट, इन 4 ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। सो ये लास्ट टॉपिक है हमारा
इस चैप्टर का द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे, मतलब आपको पता है कि सेकंड चैप्टर के साथ मर्ज हो गया है हमारा जो द यूएस हेजीमनी चैप्टर है वो, लेकिन उसके हमें सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, हमें सारा उस चैप्टर को कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है। तो अभी हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस चैप्टर को हमें पूरा पढ़ना है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी काटना नहीं है। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसका पैराग्राफ है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं। लास्ट में कोई सा भी चैप्टर हो हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है कि इंडिया का दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसा रिलेशन रहा है, या अगर हम जैसे कोल्ड वॉर पढ़ा तो हमें नहीं पढ़ा था कि इंडिया में कोल्ड वॉर का क्या रोल रहा था इंडिया का, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है कि जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ कौन सी हैं। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री आप समझ जाना किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यूएसएसआर की। कि कम्युनिज्म कहाँ था आपको पता होना चाहिए, यूएसएसआर में था। तो पोस्ट मतलब है जो पहले था अब नहीं है, तो पोस्ट मतलब तो कम्युनिज्म यूएसएसआर में ही था पहले, अब तो उन्होंने अलग अलग चीज़ें अडॉप्ट कर ली जैसे कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेसी है, ये सब। तो इंडिया के कैसे रिलेशंस थे और हैं अब। तो सब फर्स्ट पॉइंट है इसका, इंडिया मेंटेन्ड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। इंडिया का एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा खासा रिलेशनशिप है सारी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ, जितने भी यूएसएसआर में कंट्रीज़ थी उन सब के साथ। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन ऑफ इंडिया इज स्टिल विद द रशिया। अभी देखिए मैंने फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें ही बताया था कि इंडिया का बेस्ट फ्रेंड किसे माना जाता है, रशिया को, ठीक है। तो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन किसके साथ है, रशिया के साथ है अभी तक, ठीक है, टिल 2021। इंडो रशियन रिलेशंस इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। और आपको याद रखना है कि इंडियन, हम आगे इसके पास सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशंस पढ़ेंगे, यूएस के साथ पढ़ेंगे, इसराइल के साथ पढ़ेंगे, रशिया के साथ। तो इसमें जो इंडो रशियन रिलेशन है, मतलब इंडिया का और रशिया का रिलेशन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया फॉरेन पॉलिसी को लेके। कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, दूसरे देशों के साथ दोस्ती करने वाली जो पॉलिसी है या ट्रेड करने वाली, तो इंडिया की सबसे अच्छी, सबसे महत्वपूर्ण या हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं किसके साथ है, रशिया के साथ। बोथ द कंट्रीज शेयर अ विजन ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। और दोनों कंट्री की जो आइडियोलॉजी है वो सेम है, रशिया की और इंडिया की। क्या कि इंडिया वर्ल्ड जो है वो कैसा होना चाहिए, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर पता है किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसमें कोई एक या दो सुपर पावर ना हो, सारी जो कंट्रीज़ हैं वो सब सुपर पावर हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, कोई एक या दो ही ना हो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। India got benefits from Russia over issues like Kashmir, energy supplies, access to Central Asia, balancing its relation with China। अब देखो इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है रशिया के साथ। कौन कौन से इश्यूज़ पे मिला है और मिलता आ रहा है, जैसे कि कश्मीर का जो इश्यू हुआ था पाकिस्तान का, उसमें रशिया ने इंडिया की हेल्प करी थी। एनर्जी सप्लाईज़ हो गई, रशिया जो है सप्लाई करता है इंडिया को। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, मतलब अगर इंडिया की कभी सेंट्रल एशिया से कोई लड़ाई होती है तो रशिया उसे सॉल्व कराता है। बैलेंसिंग इट्स रिलेशन, और अभी आपको पता है चाइना 2020 में हमारी चाइना के साथ कितनी लड़ाई हुई बॉर्डर को लेके, तो उसमें रशिया ने हमारी बहुत मदद करी। रशिया ने चाइना को क्रिटिसाइज़ भी करा कि इंडिया के साथ वो गलत कर रहा है। तो ऐसे इंडिया जो रशिया है वो चाइना की जो इंडिया है उसकी हेल्प करता रहता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। रशिया को भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को रशिया से बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, रशिया को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इंडिया के साथ रिलेशनशिप में। कैसे, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए, मतलब जो रशिया, इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा जो हथियार हैं, आर्म्स है, वेपन्स है, वो किस किस से ख़रीदता है, रशिया के साथ। और ये रशिया का सेकंड लार्जेस्ट मतलब ख़रीदने वाला इंडिया है, ठीक है। रशिया सेकंड लार्जेस्ट है कि इंडिया जो है इससे ख़रीदता है बहुत ज़्यादा, क्या, वेपन्स, आर्म्स, मिसाइल्स, ये सब, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट है बोथ द कंट्रीज़ हैव कोलैबोरेटेड ओवर मैनी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। और जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट करती हैं ज़्यादा साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में। साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, जो मिसाइल्स के होते हैं, रॉकेट्स के होते हैं। तो इसरो जो है, जो इंडिया का है, इंडियन स्पेस सेंटर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें रशिया बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। सो विथ दिस वी कम्प्लीटेड अवर पार्ट 2 ऑल्सो, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का। तो अब हमने चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर लिया, अब हम इसके एडिट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो यूएस हेजीमनी के एडिट टॉपिक्स हैं, और जो 21st अरब स्प्रिंग्स हैं, या फिर CIS के हैं, कॉमनवेल्थ, इंडिपेंडेंट, ये सब जो हैं, हमें ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, चैप्टर 2। और पार्ट 3 में हम कंप्लीट कर लेंगे अपना पूरा चैप्टर जो 2 है ये, इसमें जो एडिट टॉपिक्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।